स्वागत दोस्तों के साथ चलेंगे। सबसे पहले को बताएंगे दोस्तों, राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी के मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने किया कुछ ऐसा काम दोस्तों, जिससे पूरी तरीके से आरएसएस की तैयारी का पूरा इंतजाम ही ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर थालापति विजय को छोड़ना होगा मुख्यमंत्री का पोस्ट, क्योंकि 4 मुकदमे ठोके गए हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के मुकदमे हैं और इसके बाद मामला पहुंचा कोर्ट और थालापति विजय की सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया दोस्तों। डीएमके के वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। बताएंगे इसके पीछे क्या बड़ा कारण है दोस्तों, जिसके बाद जमकर थालापति विजय की तारीफ हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नकली हिंदुत्व को एक्सपोज करने के लिए मैदान में कूद रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी। दोस्तों बताएंगे कब होने वाली है सभा और राम रक्षा के नाम से कार्यक्रम का आयोजन होगा पूरे प्रदेश भर के अंदर, और देश के अंदर भी आंदोलन फैलता हुआ नजर आएगा। साथ साथ पंजाब के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग गुट बन रहा है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या चर्चा चल रही है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जितनी चाहे कोशिशें कर ले थालापति विजय आखिरकार तमिलनाडु के अंदर मुख्यमंत्री बने रहेंगे और मुख्यमंत्री के पूरे 5 साल करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जिस बात का आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज्यादा डर लग रहा था दोस्तों, बिल्कुल उसी रास्ते पर निकल रही है देश की राजनीति। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक मामला कोर्ट में ले जाने का ऐलान किया है दोस्तों, जिसके बाद पूरी तरीके से आरएसएस की व्यवस्था ठप होने जा रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अयोध्या के कोर्ट में मामले को ले जाने का फैसला लिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट जा रहा हूं, अयोध्या के कोर्ट में जाऊंगा और मैंने 1,11,000 रुपए जो दान किए थे का हिसाब किताब मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चंदा चोरी का मामला सामने आया। मैं जानना चाहता हूं कि 1,11,000 रुपए जो मैंने राम मंदिर के ट्रस्ट को दिए 2019 के फैसले के बाद, और वीएचपी के रास्ते नहीं बल्कि मैंने खुद से जाकर ट्रस्ट को ये पैसे दिए थे। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पैसे का इस्तेमाल कहां पर हुआ है और मैं ये पैसा वापस चाहता हूं। ये पैसा मुझे वापस मिलेगा तो मैं इस पैसे को वापस से रामालय ट्रस्ट को दे दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पैसे का क्या हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर अब ये मामला धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने बड़े स्तर पर यानी बहुत बड़ी मात्रा में पैसे दिए हैं दोस्तों, वो तो सवाल पूछेंगे कि उनके पैसे का हुआ क्या। और अगर सब पैसा वापस मांगने लगे और कहने लगे कि हमें पैसा वापस करो, हम अपने आप से पैसा लेकर वापस दोबारा डोनेशन करेंगे, और ऐसे में दोस्तों अगर ये बातें जोर शोर से पूरे देश भर के अंदर उठनी शुरू हो गई तो आरएसएस बीजेपी का पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा दोस्तों। और ये जानने का अधिकार पूरी तरीके से उन लोगों को है जिन्होंने दान दिया है कि उनके पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट के सहारे ये रास्ता जो अपनाया जाएगा, इसे कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आएगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि ये मामला इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है और आगे और ज्यादा बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ थालापति विजय को तमिलनाडु में अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके की जीत मिली थी दोस्तों। उनकी पार्टी टीवीके पार्टी ने राज्य के अंदर सरकार बनाया, लेकिन उनको 100 तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। कभी विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है, कभी विधायकों से इस्तीफा देने के लिए बोला जा रहा है, और कभी कई लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। कई सारे नेताओं के वीडियो वायरल कराने की कोशिश की जा रही है और हर तरीके से टीवीके पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है और उनके सहयोगियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों। इसके बावजूद थालापति विजय 2 महीना अपनी सरकार का पूरा करने जा रहे हैं और ये टाइम लगातार बढ़ता रहेगा और थालापति विजय अपने कार्यकाल का पूरा 5 साल करेंगे दोस्तों। इसका मतलब पूरी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहेंगे चाहे जितनी कोशिश की जाए। ऐसे में 35 करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीदने का मामला तो सामने आया ही, तो दोस्तों अब एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर थालापति विजय के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 4 याचिकाएं कोर्ट में दर्ज की गई है और थालापति विजय की मुश्किल बढ़ाने के लिए 4 याचिकाएं दर्ज की गई है दोस्तों। जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हाईकोर्ट के अंदर टीवीके के संस्थापक विजय थालापति विजय के विधानसभा चुनावों में परम्बुर से मिली जीत के मामले को लेकर यानी परम्बुर की जीत को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इससे जुड़ी हुई 4 याचिकाएं दाखिल की गई है दोस्तों, और डीएमके के नेता आरडी शेखर और इंडिगो इरदोयराज के द्वारा यह मामला दर्ज करवाया गया है। और बाकी 2 और याचिकाएं दाखिल की गई है, जिसमें करूर के अंदर हुए भगदड़ का मामला भी उठाया गया और कहा गया है कि क्योंकि करूर के भगदड़ में सीधे मुख्यमंत्री थालापति विजय का नाम है, तो ऐसे में विजय के ऊपर सीबीआई मामले की जांच कर रही है, तो ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री के पोस्ट पर रहेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाया जाए। तो थालापति विजय के पीछे पड़कर कोई ना कोई नया मुकदमा दायर करवाया जाता है दोस्तों। और इसीलिए तमिलनाडु के अंदर जोरदार तरीके का संघर्ष चल रहा है कि थालापति विजय अपनी सरकार 5 साल चलाएंगे या फिर डीएमके और जो विपक्ष की अन्य पार्टियां उन्हें रोकने के लिए जो अपनी कोशिशें कर रही है उसमें सफल हो पाएगी। लेकिन अभी की जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि थालापति विजय को सारे मामले पर राहत मिली है और मामला आगे इतना बढ़ गया कि अब डीएमके के नेता को ही थालापति विजय के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। बड़ी अपडेट यह है कि
डीएमके के नेता एमके स्टालिन के करीबी डीएमके के पूर्व मंत्री और विधायक अनीता आर राधाकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, राधाकृष्णन पर यह कार्रवाई मद्रास हाईकोर्ट की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद की गई है। उन पर सीएम विजय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है दोस्तों, और इस पूरे मामले पर राहत लेने के लिए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री की आलोचना करते करते अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। और जैसे ही कोर्ट ने कहा कि आपको कोई हम इस मामले पर राहत नहीं दे सकते, यानी अग्रिम जमानत नहीं दे सकते, तो उसके बाद पुलिस ने इनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया। तो अब डीएमके पार्टी के नेता अनीता आर राधाकृष्णन को गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर डीएमके और थालापति विजय की पार्टी के बीच में, टीवीके की पार्टी के बीच में जबरदस्त तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है दोस्तों। ऐसे में थालापति विजय मुख्यमंत्री है और डीएमके वालों को लग रहा है कि कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, गाली गलौज भी कर देंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे तो गिरफ्तारी तो बनती है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी, तो इसका सीधा मतलब यह है कि कोर्ट ने भी देखा कि इन्होंने लिमिट पार कर दी है। और इसके बाद अब डीएमके वाले बोल रहे हैं कि थालापति विजय अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने नेताओं को समझाना चाहिए कि विजय को लेकर आप जितनी आलोचना करनी है करिए, लेकिन आप उन्हें गाली नहीं दे सकते, गाली को कतई बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और शिवसेना का हिंदुत्व एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा हो गया है। जो बड़ी अपडेट है कि चंदा चोरी का मामला अब तूल पकड़ रहा है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को घोषणा और लोगों से अयोध्या में प्रतिष्ठित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले को लेकर बीजेपी को जवाबदेह ठहराने के लिए इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया है। ठाकरे ने कहा कि रविवार को लोग मध्य मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में एकत्र होंगे और यहाँ पर हम लोग हनुमान स्रोत के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मामले को लेकर जोर शोर से बीजेपी पर दबाव बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि शिवसेना को डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी के फर्जी दुत्त की राजनीति पर इनको एक्सपोज करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुए इस चोरी से आकर्षित सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बीजेपी को जवाबदेह ठहराए। ठाकरे ने कहा कि देश भर में लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और कई राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार के कारण आम जनता अलग अलग मुद्दों पर परेशान है और हमारे लिए राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई और राम मंदिर जब बना तो उसके बाद यहाँ पर चंदा चोरी चल रही है। साथ ही साथ पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई तरीके के पोजीशन को लेकर यानी पद को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की कि कौन कौन से पोजीशन पर रहेगा दोस्तों। और पार्टी के नेता राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी आला कमान ने मिलकर एक फैसला लिया, जिसमें बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मुलाकात की। सारे नेताओं को एक साथ बुलाया गया और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बातचीत की गई ताकि गुटबाजी को खत्म किया जाए और पार्टी को एकजुट किया जाए। दोस्तों, सबसे मुलाकात की गई, उसके बाद फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी कुछ बड़े बदलाव नहीं करेगी, यानी जो प्रदेश के अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वो अपने पोस्ट पर बने रहेंगे और नेता विपक्ष की पोजीशन पर रंधावा को बरकरार रखा जाएगा। और जो कैंपेन कमेटी यानी कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव समिति है, जो चुनाव प्रचार समिति है, उसकी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दिया गया। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनको ये पोस्ट क्यों दिया गया, उनको प्रदेश का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। और इस बात को लेकर दोस्तों माहौल बनाया जा रहा है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को लेकर तैयारियां चल रही है कि उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और इसीलिए पंजाब के अंदर बीते दिन एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें 150 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें पूर्व कैबिनेट के मंत्री और वर्तमान के 3 सांसद यानी जो अभी 3 मौजूदा सांसद है वो भी आए हुए थे और रंधावा भी मौजूद थे। और सबने मिलकर फैसला लिया कि वो एक कमेटी बना रहे हैं, जो कमेटी आला कमान से पार्टी को लेकर चर्चा करेगी। और इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने घर के ऊपर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाकर मीडिया वालों को मैसेज दे दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के कट्टर सिपाही हैं, थे और रहेंगे। बाकी पार्टी आला कमान से अपने मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। अब इस मामले पर देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी आला कमान इस मामले पर चर्चा के बाद क्या इनकी बातों को मानेगा दोस्तों, क्योंकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। हालांकि राजा वड़िंग को पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और पार्टी के पूरे संगठन का समर्थन भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को लेकर अपडेट यह है कि वो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं दोस्तों, यानी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी और स्टूडेंट लीडर रहे कांग्रेस पार्टी के। इसके बाद राहुल गांधी ने इनको 2012 में जिताने के लिए मनप्रीत बादल के सामने प्रचार किया और मनप्रीत बादल को इन्होंने चुनाव हराया और 3 बार चुनाव जीते। अरविंदर सिंह राजा वड़िंग, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था इनके परिवार का दोस्तों, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने इनको पूरी तरीके से समर्थन किया और 3 बार एमएलए बने। उसके बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को 2021 के अंदर चुनाव से पहले
पहले पार्टी आला कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर इनको जिम्मेदारी दी, मुख्यमंत्री बनाया दोस्तों, और इनको लगभग 1 साल का टाइम दिया गया। लेकिन 2 सीटों पर ये चुनाव लड़े, एक तो चमकौर साहिब की सीट पर, दूसरा बहादुर की सीट पर, लेकिन दोनों की दोनों सीट पर ये चुनाव हार गए। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक सिटिंग यानी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, अगर वो चुनाव हार जाए तो क्या उसको नेता माना जा सकता है, यानी आम जनता के बीच में उसकी पहुंच मानी जा सकती है। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी की छवि को लेकर सवाल खड़ा हो गया दोस्तों। वहीं पर राजा वड़िंग की अगर आप बात करेंगे तो उनकी स्थिति पार्टी के अंदर अच्छी खासी मजबूत है दोस्तों। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को यह समझना चाहिए कि अगर वो कोई दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश भी करेंगे तो पंजाब में उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ा नेता तो कोई था नहीं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं और सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है दोस्तों, खुद की सीट हार जाते हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी को एक बार उदाहरण देख लेना चाहिए। और दूसरा ये कि चरणजीत सिंह चन्नी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से चुनाव हारे थे, इसीलिए पार्टी आला कमान का उन पर भरोसा कम है। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम पर जितानी चाहिए ताकि पार्टी आला कमान का भरोसा उनके ऊपर बढ़े दोस्तों। ऐसे में जरूरी है कि वो अपने क्षेत्र में काम करे, ना कि इस गुटबाजी की लड़ाई में शामिल हो जाए। अब देखना यह होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी किस बात पर मानते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने लोगों को एकजुट करके दिखाने की कोशिश तो की है कि ये पार्टी आला कमान के फैसले से नाराज है, जबकि पार्टी आला कमान जो फैसला लेता है वो सर्वे के आधार पर और सबसे फीडबैक के आधार पर लेता है। लेकिन शायद चरणजीत सिंह चन्नी दूसरी रास्ते पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी अपडेट इससे जुड़ी, पंजाब से जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर आरएसएस बोला, कहा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, करोड़ों भक्तों का भरोसा बचाना जरूरी है। पुलिस ने आरोपी अविनाश की कार को भी जब्त किया है दोस्तों। ऐसे में अब बड़े दिनों के बाद यानी जब जोरदार तरीके का विरोध हुआ तब जाकर अब जवाब सामने आया है आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले का दोस्तों। और दत्तात्रेय होसबोले जो जवाब दे भी रहे हैं वो जवाब ऐसा लग रहा है कि पहले से ही लिखकर इनको दे दिया गया है, वही पढ़कर बोल रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा के सांसद आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा कहते हैं कि ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आरएसएस के लोगों के द्वारा राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर जवाब देने के लिए दत्तात्रेय होसबोले को आगे किया गया। दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया है, जो इन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये कहीं से पढ़कर बोल रहे हैं। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोई टेलीप्रॉम्प्टर सामने लगा हुआ है, जैसे नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर में इधर देखते हैं उधर देखते हैं और पढ़ते रहते हैं। और मीडिया वालों को लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं और मीडिया वाले कैमरा उस तरीके से रखते हैं कि आम जनता को दिखाई नहीं देता कि नरेंद्र मोदी देकर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब खुलासा होता है तब लोग निशाना साधते हैं। तो अब आरएसएस वाले भी लिखा हुआ देखकर पढ़ने लगे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि अब कुछ भी ओरिजिनल इनमें आरएसएस वालों में भी नहीं रहा दोस्तों। ऐसे में मनोज कुमार झा मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के सांसद पवन खेड़ा कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िया है। उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान राम मंदिर के करोड़ों के चढ़ावे और दान की लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि यह सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए संघ की छवि को बचाने का कुछ प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो का वास्तविक मकसद उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी को वैध ठहराने की कोशिश है, जिसका गठन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही कर दिया गया था। एसआईटी ने इस संवेदनशील मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बगैर गोपनीयता से काम किया है। लगता है कि बहुत कुछ छिपाया गया हो। मालूम होता है कि इसमें बड़े मगरमच्छों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों को बलि चढ़ाने की ये पूरी कोशिश चल रही है। और दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद से अब चर्चाएं और तेज है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 कार्यक्रम को वापस लेने का आग्रह करेंगे। उनका आरोप है कि इससे वाहनों का माइलेज प्रभावित हो रहा है और लोगों में चिंता बढ़ रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 30 जून को अटॉर्नी जनरल को भेजकर सुप्रीम कोर्ट में बताया कि E20 का जो ईंधन कार्यक्रम बीजेपी की सरकार ने लॉन्च कर रखा है, वो कार्यक्रम भविष्य के परिणाम पर आधारित है। यानी भविष्य के अंदर क्या परिणाम आता है, यानी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी की सरकार, एक प्रयोग कर रही है करोड़ों लोगों पर, आम जनता से जुड़े वाहनों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। दोस्तों उस प्रयोग से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उसके आधार पर आगे तय करेंगे। यानी 1 साल तक लोगों के गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बीजेपी के लोग, केवल जांचने के लिए कि एथेनॉल किस तरीके का काम करता है दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और आम जनता के पैसे की एक तरीके से लूट है दोस्तों। लोग इतने महंगी गाड़ियां खरीदते हैं पैसे बचाकर और कई सालों तक पैसे चुकाते रहते हैं और जीवन की कमाई लगा देते हैं गाड़ी खरीदने में। उस गाड़ियों पर बीजेपी की सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है। साथ साथ
अप्रैल 2023 से पहले जो कार बना है दोस्तों, उस कार में E20 कंपैटिबिलिटी नहीं है, यानी E20 वाला जो पेट्रोल डीजल है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर इन गाड़ियों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है दोस्तों। बीजेपी सरकार सबको कह रही है कि आप E20 का इस्तेमाल करिए। ऐसे में जिनकी गाड़ियां इसके लिए बनी नहीं वो कैसे करेंगे, वो तो और ज्यादा आपदा में फंस रहे हैं, यानी गाड़ियां खराब हो रही है दोस्तों और इंजन पर ऐसा असर पड़ रहा है कि इंजन खराब होने की स्थिति में लोगों को तगड़ा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इन्हीं मामलों को उठाते हुए नेहा दास के द्वारा कहा गया कि वो एक आंदोलन का आयोजन करने जा रही है 5 जुलाई को। E20 के मामले को लेकर जंतर मंतर पर लगभग 2 बजे प्रोटेस्ट किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, यानी दोपहर 2 बजे विरोध का आह्वान किया गया है। हमारी कार हमारा अधिकार, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार है, यानी हमें तय करना है कि हम अपनी गाड़ी में क्या पेट्रोल डलवाएंगे, डीजल डलवाएंगे, क्या डलवाएंगे, नहीं डलवाएंगे। लेकिन सरकार हमको जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आप पेट्रोल मत डलवाइए, E20 डलवाइए, यानी एथेनॉल डालने के लिए सरकार हमको मजबूर नहीं कर सकती और हम इस बात का कड़ा विरोध जताते हैं। नॉट द राइट फ्यूल, यानी हमको अपने फ्यूल का अधिकार है कि कौन सा फ्यूल हम अपनी गाड़ी में डलवाना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि लाखों रुपए पहले रोड के नाम पर टैक्स दो और उस रोड का टैक्स दो जिस रोड का पता नहीं चलता, मॉनसून में तो वो पाताल में घुस जाता है, और उसके बाद लाइसेंस की फीस दो और तमाम तरीके के चलान कटवाते रहो और गाड़ी को लेकर इंश्योरेंस और तमाम तरीके की सर्टिफिकेट में पैसे फूकते रहो। उसके बाद भाजपा सरकार टोल लगाने के बाद पेट्रोल के अंदर भी लाकर लोगों से बोल रही है कि 20% पेट्रोल कम मिलेगा, यानी E20 का मतलब कि एथेनॉल दिया जाएगा पेट्रोल की जगह। गाड़ी चलती है पेट्रोल पे, देते एथेनॉल है दोस्तों, और इस कारण से कई सारी गाड़ियां खराब हो रही है। ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 23 विपक्षी पार्टियों ने एक निर्दलीय सांसद ने मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने यह पत्र जारी करते बताया कि इंडिया गठबंधन ने एकजुटता के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को SIR के मामले को पत्र लिखा है। इससे पहले 3-4 दिन पहले खबर आई थी दोस्तों 28 जून को लेकर, लेकिन आधिकारिक अब लेटर जारी किया गया है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा है इंडिया गठबंधन ने दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे गए लेटर में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के लेटर हेड पर कहा गया है कि अगर देश के हालात नॉर्मल होते, ठीक होते, तो हम आपको ये चिट्ठी नहीं लिख रहे होते, लेकिन हम आपको भारत के लोकतंत्र के बारे में बताना चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र के साथ कैसे दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जा रहा है। पत्र में आगे कहा जाता है कि ये केवल भारत के लोकतंत्र के साथ अत्याचार नहीं बल्कि हमारे देश के साथ अत्याचार हो रहा है, और पार्लियामेंट यानी संसद जो हमारे देश का एक ऐसा पिलर है, एक ऐसा स्तंभ है जो भारत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मजबूत करता है, यानी लोकतांत्रिक देश बनाता है और कानून बनाता है। आज उसके ऊपर खतरा आ गया है, हमारे न्याय प्रणाली के ऊपर खतरा आ चुका है। मीडिया पूरी तरीके से सरकार का गुणगान गा रही है और देश की संस्था यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान से बनी हुई एक संस्थान है, यानी संवैधानिक संस्थान है, जिसका काम है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का लेटर स्पिरिट में यानी पूरी तरीके से मन के साथ, पूरे हृदय और मन के साथ में उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन SIR जैसे मामलों के कारण देश की संस्थानों पर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है, और इसके बाद जो कई सारी बातें हैं वो लिखी गई दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर भी कहा गया कि आप लोग यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई भी जज भारत के अंदर है वो किसी आइवरी टावर के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, यानी वो कोई अलग से नहीं बैठा हुआ है बल्कि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, इसीलिए चुप नहीं बैठ सकते। देश के कोर्ट को इस मामले पर एक्शन लेना पड़ेगा और भारत के न्याय प्रणाली पर, न्याय प्रक्रिया पर लोगों की पूरी तरीके से आज भी आस्था है, भारत के न्यायपालिका में आस्था है। इसीलिए न्यायपालिका को इस मामले पर यानी भारत के अंदर जो लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, खासकर संस्थानों का इस्तेमाल करके एक तरीके से यानी सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, उस पर दखल देना चाहिए। ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग इस पत्र के माध्यम से देश के न्यायपालिका पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, बल्कि तथ्य ये है कि हम लोगों का विश्वास अब केवल न्यायपालिका पर ही बचा हुआ है, और अगर न्यायपालिका भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी तो हम किस पर भरोसा कर पाएंगे। और ये बात एकदम सही भी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो लेटर लिखा गया जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, DMK के नेता तिरुचि सिवा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी सिग्नेचर की है, तो इसे कहीं ना कहीं दोस्तों एकजुटता देखने को मिल रही है विपक्षी, और देश के लोकतंत्र को बचाने, संस्थान को बचाने का काम देश की न्याय व्यवस्था का ही है, और इसीलिए न्यायपालिका को इस मामले पर दखल देना चाहिए। काफी जरूरी मामला है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारत पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप खाचरियावास की ओर से बयान दिया गया। दोस्तों खाचरियावास कहते हैं कि भारत पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इसके बावजूद गन्ना और चावल जैसी जल गहन फसलें यानी जिसमें पानी का जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप होते हैं, उनसे एथेनॉल बनाया जा रहा है, और 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार अपनी जेब भरने के लिए एथेनॉल मिलावट वाला पेट्रोल
पेट्रोल जबरदस्ती जनता पर थोप रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। साथ ही एथेनॉल से करोड़ों गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएंगे और जनता को हजारों करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। आप सभी को एथेनॉल घोटाले पर जागरूक होना चाहिए। आपका भविष्य भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े। पानी बचाइए। जल संकट भी बहुत बड़ी समस्या है और ऊपर से एथेनॉल के कारण देश के अंदर मोटर व्हीकल यानी जितने भी गाड़ियां हैं दोस्तों, वे सब और ज्यादा इससे बुरी स्थिति में जा रही है। साथ ही साथ बिहार के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को पटना की एक अदालत ने 7 जुलाई तक स्थगित कर दी। दोस्तों, इस बीच उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। ये मामला जून की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा हुआ है जब खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई थी और अदालत को खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करनी थी। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शिक्षक रोशन आनंद के अधिवक्ता सत्यम झा ने जिला और सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति के कारण आज मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। दोस्तों, अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मोआर ने स्पष्ट किया कि खान सर की गिरफ्तारी पर रोक 7 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, यानी खान सर की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने यह साफ बात बोल दी है। दोस्तों, ऐसे में अब डीएमके पार्टी और एनसीपी पार्टी और सपा में सेंधमारी कोशिश हो रही है। एक अखबार में रिपोर्ट छपी है और दावा किया जा रहा है कि 2/3 बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी, सपा, डीएमके और दूसरी पार्टियों में सेंधमारी कर रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।